हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स। सभी को सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। आज 13 अगस्त, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नीतीश कुमार आपका गाइड। कृपया इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसमें से आज के जो न्यूज़ हैं, इसमें से कौन सा चीज़ न्यूज़ आपका पीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, फिर मेंस या इंटरव्यू, सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको मैं बताऊंगा चीज़ें। और अंडरलाइन तो किया हुआ ही आप देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके को ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, जहाँ जो भी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे तो सेंड होगा, वहाँ से आप भी पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इसको आप जब समझेंगे, जो को सुनेंगे, तो और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं चीज़ों को, तो ये काफ़ी बेहतर साबित होगा। चलिए, तो हम लोग का जो आज का सेशन है वो 13 अगस्त का जो आज का जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट मेन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। कृपया इसको ध्यान से देखेंगे, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसको जितना हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आईएएस के जो एस्पिरेंट हैं उनको काफ़ी बेहतर लाभ साबित होने वाला है चीज़ें। तो इसको हमें स्टार्ट करता हूँ चीज़ें। इसकी अगर बात करें तो फर्स्ट जो न्यूज़ है आज का हमारा कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत क्या है। अगर बात करें तो क्या है, तो आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत का ये टॉपिक है। इसमें क्या कहा गया है, इसके बारे में अगर बात करूं तो इसके बारे में 2-3 दिन पहले भी जस्ट न्यूज़ आती रही है चीज़ें, मैं इसको भी शेयर करते रहा हूं। तो आज का फिर मैं बता रहा हूं कि जुलाई की खुदरा दर जो महंगाई है उसमें कम होकर 6.7% के स्तर पर जून महीने में 7.01% थी मुद्रास्फीति। ठीक है। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में वृद्धि जो है उसके बारे में अगर बात करें, चालू वित्त वर्ष, तो चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही, मतलब एक हमारा जो है उसमें एक साल में कितने होते हैं, हर 3 में 4 तिमाही होती थी। पहली तिमाही जो है 3 महीने पे, तो पहली तिमाही जो है वो अप्रैल से जून वाले में, इसमें अगर बात करें क्या कह रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कितना 12.7% की बढ़ोतरी की गई है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक ये कह रहा है कि जून में जो मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल जून के मुकाबले, जो पिछले साल की बात है अगर बात करें, तो 12.5% की बढ़ोतरी हो रही। तो कैपिटल गुड्स में 26.1%, 26.1% का इजाफा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी, तो क्या होगा, कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी निवेश में बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस साल जून में प्राइमरी गुड्स में 13.7%, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में 8% और कंज्यूमर गुड्स में 23.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई में जो वस्तु निर्यात का जो रहा है 36.27 अरब डॉलर रहा है। और निर्यात में अगर बात करें तो क्या कहते हैं, कितना 28.96% की वृद्धि हुई है। आगे चलेंगे तो आज का हमारा है ये ईवीएम के इस्तेमाल पर जुड़े प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उसने क्या किया, तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके बारे में अगर बात करें क्या है, तो कि कहा जा रहा है कि खारिज क्यों किया गया, जिसके तहत देश के मतदान के लिए मतपत्र की जगह इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एस सुदेश की क्या है कि जस्टिस एम सुदेश की पीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा है 61A को चुनौती देने वाले जो याचिका जिसको इनकार कर दिया। तो किससे, इससे क्या हुआ कि जो चुनाव में क्या हुआ, इससे जो चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित है ये, तो संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला दिया और कहा कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 100 सदन में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदन के कार्य करने का अधिकार और कोरम से संबंधित है। ये पीठ ने पूछा कि क्या आप सदन में जो कुछ होता है उसे चुनौती दे रहे हैं। ये अधिनियम जो है क्या कि धारा 61A को चुनौती दे रहा है, जिसमें ईवीएम के उपयोग की अनुमति दी गई है क्योंकि इसे मतदान के माध्यम से सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं किया गया है। भारत ने जताई ताइवान पर चिंता, आतंकवाद का रोष है ये हाल ही में। अरे बात करें
ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव पर भारत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। भारत ने यह भी कहा है किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह प्रतिक्रिया जो है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया है। एक चीन नीति के बारे में जब पूछा गया तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरिदिम बागची ने बगैर किसी देश का नाम लिए कहा कि इस बारे में भारत की पुरानी नीति है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर भारत का यह बहुत ही जरूरतपूर्ण है कि दुनिया के कुछ खूंखार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया गया था। इस तरह का दोहरा व्यवहार और राजनीतिकरण की वजह से आतंकियों को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। दूसरे देशों की तरफ भारत भी मौजूदा तनाव को लेकर चिंतित है। हम सभी को आग्रह करते हैं कि वो संयम बरतें और अपनी तरफ से यथास्थिति को बदलने की कोशिश से दूर रहें और पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद करें। एक चीन पर जो बदली नीति जो है, इस पर भारत की नीति पर कहा गया है कि अब भारत की पुरानी नीति तो यह है कि वह एक चीन नीति का समर्थन करता है। पिछले 4 दशकों में पूर्व पीएम राजीव गांधी, पूर्व पीएम नरसिंह राव, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चीन नीति के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया था। दोनों देशों के प्रमुखों को होने वाली बैठकों के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में भी इसका जिक्र होता था। और बाद में जब चीन की तरफ से कश्मीर को लेकर कुछ अलग संकेत आने लगे तो भारत ने भी यह कहना बंद कर दिया कि वह एक चीन नीति का समर्थन करता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान देंगे चाहिए। एक आर्टिकल यहाँ पे आपका छूट गया था, सॉरी, कि चीन के पहले क्या है, चीन के पहले भारतीय रेल से जुड़ सकता है काठमांडू। चीन से पहले हमारा जहाज काठमांडू जुड़ सकता है। क्या है कि भारत स्वयं नेपाल की राजधानी काठमांडू और उत्तर बिहार के शहर रक्सौल के बीच रेल मार्ग बनाने की संभावना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 3.115 अरब डॉलर की इस परियोजना के लिए अक्टूबर 2021 में भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ था, जो पिछले 5 साल में भारत ने नेपाल को जिस भी परियोजना में मदद करने का ऐलान किया उसे समय रहते पूरा किया है। वन नेशन वन प्रोडक्ट के बारे में चुनौतियां आई हैं, उसके बारे में अगर बात करें, वन नेशन वन रेल मंत्रालय ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में सामने वाली चुनौतियों के चलते स्टेशन पर लगने वाले कियोस्क की संख्या घटा दी है। पहले देश भर में 5328 स्टेशनों चिन्हित कर सभी मंडलों को लिस्ट भेजा गया था जिन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही कम है। इसके बारे में कहा गया है ये चीन सीमा पर शांति बिना भारत चीन संबंधों समान नहीं हो सकती। हमारे जो विदेश मंत्रालय का कहना है, जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं, कहा है भारत ने साफ कह दिया कि भारत जो है सो जब तक सीमा पर स्थिति समान नहीं हो जाती, दोनों देशों के बीच रिश्ते भी समान नहीं हो सकते। चीन अगर सीमा पर शांति और स्थिरता को भंग करता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर ही पड़ेगा। जयशंकर ने भी ये भी कहा है, विदेश मंत्री ने, कि हम अपने रुख पर कायम हैं। अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति को भंग करता है तो इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा और हमारे संबंध समान नहीं है। यह समान नहीं हो सकता क्योंकि सीमा पर स्थिति समान नहीं है। विदेश मंत्री ने यह भी उनका स्टेटमेंट ये भी था कि बड़ी समस्या जो है सो सीमा की स्थिति है और भारतीय सेना भी मौके पर डटी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC के करीब के स्थलों से पीछे हटने में कुछ प्रगति हुई है। और चीन के महत्वाकांक्षी जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है तथा यह भी है कि तीसरा देश दूसरे देश के कब्जे वाले संप्रभु भारतीय क्षेत्र में काम कर रहा है। देखिए, यौन उत्पीड़न पीड़िताओं की प्रति अदालतों के लिए संवेदनशील बनाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी अदालतों के लिए आवश्यक ये है कि यौन उत्पीड़न पीड़िताओं के लगे सदमे उनकी सामाजिक शर्मिंदगी और अवांछित कलंक के प्रति संवेदनशील बने रहें। साथ ही अदालतें यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के अपराध करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रक्रिया पीड़िता के लिए कष्टदायी न हो। और ऐसे में निचली अदालतों को यथासंभव एक ही बैठक में पूरी करनी चाहिए, उन्होंने दिया है। हम्म 60% एशियाई हाथियों का घर है भारत। आज विश्व हाथी दिवस है, तो इस पर प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत लगभग 60% एशियाई हाथियों का घर है। जानवरों के संरक्षण में सफलताओं को मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए भारत में चल रहे बड़े प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने में स्थानीय समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने की ज़रूरत है, इस पर PM ने कहा। एक चर्चा में बहुत दिनों से ये सुल्ली ऐप अर्पित की
याचिका पर यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस दिया गया है क्या, इस बारे में अगर चर्चा करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो डालकर उनकी नीलामी की कोशिश की गई है। हर केस अलग है, हमें संदेह है कि सभी केस एक साथ जोड़े जा सकते हैं। खंडपीठ ने भी कहा कि अलग अलग अपराध हैं, एक सुल्ली डील है और दूसरा बुल्ली बाई। क्या अलग अलग अपराधों को जोड़ा जा सकता है? आपने कई महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की है और प्रत्येक जो पीड़ित पक्ष है, आप कह रहे हैं कि इन्हें क्लब किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों वेबसाइट आपकी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं को आज़ादी। अगर आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, बात करें तो इस बारे में विशेष रूप से भी चर्चा होगी। आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की आज़ादी, लगातार अभी महिलाओं को आज़ादी को लेकर बराबर आर्टिकल आ रही हैं, तो इस बात को आप नोट्स बना सकते हैं। ये आपको सोशोलॉजी के ऑप्शन में या यूपीएससी में जो सोशल इशू है उस पर भी, सोशल जस्टिस, उन पर भी आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, अच्छे नोट्स बनाने के लिए। और अगर महिलाओं पे अगर पूछ दिया जाए, अगर आगे आपके पास लेख में भी ये हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन भी बन सकता है कि आर्थिक मोर्चे पर या आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में अभी का जो वर्तमान स्वरूप है वो महिलाओं के बारे में किस तरह से चेंजेज है उस बारे में लिखना है। तो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर किस तरह का वर्चस्व है, इस पर आपने लिखने को मिलेगा नोट्स में। देखिए समझा जाए तो कहता है कि आत्मनिर्भर भारत का विचार पुरातन जो संस्कृति और संस्कार का वह प्रस्फुटन था जिसने इस भारत को संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था का चालक और नियंत्रण बनाया था। आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? उसका वास्तविक जो अर्थ है वो क्या है? भावनात्मक निर्भरता से है। स्पष्ट है कि यह वह स्वरूप है जहाँ हमारी आंतरिक प्रसन्नता बाह्य उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। आज ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता न केवल उनके आर्थिक संबल को विस्तार दे रही है बल्कि उनके व्यक्तित्व को क्या कर रही है? व्यक्तित्व को भी सशक्त कर रही है। इन प्रयासों में तीव्रता लाई जाती है तो 2030 तक महिलाओं के स्वामित्व वाले 3.15 करोड़ जो महिलाएं उद्यमी हो सकते हैं। इसमें बात करें, यदि अधिक महिलाएं कार्यबल का हिस्सा बनती है तो यह 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में $0.7 ट्रिलियन की वृद्धि करेगा। मुद्रा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वस्तुतः अवसरों की उपलब्धता जो है और भागीदारी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की असीम संभावनाएं बनाती है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों के साथ महिलाओं की एकीकृत करने का सबसे व्यापारिक समाधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, सामाजिक आर्थिक उन्नति और डिजिटल माध्यमों का प्रभावी रूप से प्रयोग अपने समुदाय के भीतर अपने लिए विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को भी स्थापित किया है। अगर बात करें आगे तो आज जो आत्मनिर्भर भारत की स्वप्निल छवि जो है वो भारत में उन गांवों में प्रतिबिंबित हो रही है जहां गांव के नाम, उसकी पहचान वहां की महिलाओं के नाम से हो रही है। वे न केवल स्वयं को सशक्त कर रही हैं बल्कि अपने समुदाय को भी सुदृढ़ कर रही हैं। कृषि मित्र, आजीविका पशु मित्र, बीसी सखी जैसी उपमाओं से विभूषित महिलाएं स्वायत्तता के वास्तविक अर्थ जो है स्वायत्तता को उद्घाटित करने में अनवरत प्रयास कर रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित है, भारत का जो अर्थव्यवस्था वो क्या है? कृषि आधारित है और धीरे धीरे इसकी कमान महिलाओं के हाथ में आ गई है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत अगर बात करें तो सरकार जो है सो महिला सशक्तिकरण एक परियोजना चला रही है। ग्रामीण महिला उद्यमियों में उच्च स्वायत्तता उनकी रुचि के व्यवसाय को चुनने की उनकी क्षमता प्रकट करती है। वहीं महिला उद्यमियों में व्यक्तिगत विकास उनके विकास के तरीकों को निर्धारित करता है। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में स्थानीय समुदायों और राष्ट्र को समग्र रूप से बदलने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं इसकी एक मिसाल के रूप में उभरी है। उन्होंने मिशन शक्ति के तहत गाय को गोबर से दिए एवं गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर स्वयं के लिए आत्मनिर्भरता का नया मार्ग प्रशस्त किया है। इसका उन्हें बहुत लाभ भी मिला है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो आत्मनिर्भर जो है भारत का विशाल के दृष्टिकोण उस केंद्रीय बहाव और विचारधारा पर आधारित है जहां मिट्टी, पेड़, तालाब, नदी, पहाड़ हमारी अर्थव्यवस्था को संवारने के बीज मंत्र बने हैं। महिला स्वायत्तता देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का महत्वपूर्ण स्तंभ होने के साथ ही महिलाओं की प्रसन्नता एवं संतुष्टि का भी एक प्रमुख कारक है। यह उन चीज़ों को करने का विकल्प है जो एक व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि के लिए चुनता है और बिना किसी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के मनोनुकूल परिवेश में कार्य करता है। हाल में भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों
कि महिलाएं उद्यमियों के बीच खुशी का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया है। उसके परिणाम ये बताता है कि स्वायत्तता, व्यक्तिगत विकास, आत्मस्वीकृति, जीवन में उद्देश्य, प्रामाणिकता, क्षमता और निपुणता वे कारक हैं जो खुशी के स्तर को बढ़ाते हैं। यह बताने के लिए काफ़ी है कि महिला स्वायत्तता को लेकर केंद्र सरकार के अथक प्रयास न केवल आत्मनिर्भर भारत के नींव के पत्थर बनेंगे, बल्कि क्या होगा कि खुशहाल भारत के सुदृढ़ स्तंभ का आधार भी होंगे। तो इस बात को ध्यान देंगे। चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा हमारा कि जो आपका इकोनॉमिक्स के में बिजनेस वाले पेज में मिलेंगे कि रिकवरी एजेंटों पर नकेल कसने की एक और कोशिश है। कार्रवाई को लेकर आरबीआई ने कहा है कि निगमित एजेंसियों मतलब जिसमें क्या बैंक, एनबीएफसी आदि को लेकर उन्हें कहा यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एजेंट ग्राहकों को किसी भी तरह से डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। कर्ज वसूलने की प्रक्रिया में ग्राहकों या उनके परिवारों को किसी भी तरीके से शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशान नहीं करेंगे। कर्ज लेने वाले ग्राहकों के परिवार या उनके दोस्त या सहयोगियों के साथ संपर्क करने या उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करने को लेकर चेतावनी दी गई है। अब ये देखना है कि आरबीआई के निर्देश का पालन किस बैंक किस तरह से करते हैं, बैंक मतलब जो है बैंक जो किस तरह से करते हैं, क्योंकि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों या एजेंसियों के बारे में आरबीआई को बस इतना कहना वैसी गतिविधियों को गंभीर से लेगा। यहाँ भी है कि वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया भर में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में अगर बात करें तो दुनिया भर में तीसरा स्थान पर है। और नवीनतम जो आंकड़े आए उसमें वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न है। खास बात यह है कि पिछले साल 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए हैं। और नरेंद्र मोदी ने के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विशेष ध्यान देने से युवाओं में को कुछ नया करने को प्रेरणा मिली है। अमित शाह जो हमारे सहकारिता मंत्री, उन्होंने कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के विस्तार से ही क्या हुआ है, तो इसके विस्तार से ही जिला और स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूती मिली है। मंत्रालय का कहना है कि पैक्स ही सहकारिता का आत्मा है। पैक्स ही जो है क्या है, सहकारिता का आत्मा है। विकास को समाज के अंतिम पायदान तक ले जाने की सहकारिता ही एकमात्र साधन है। उन्होंने ये भी कहा सहकारिता आंदोलन के समान विकास और विस्तार के लिए हमें एक रणनीति बनानी होगा जिसे पंचायत से लेकर तहसील तक पहुंचाना होगा। ग्रामीण सहकारी बैंकों के बारे में कहा कि पैक्स के माध्यम से ही इन बैंकों का विकास संभव है। पैक्स से लेकर सहकारी बैंकों और नबार्डों में कंप्यूटराइज सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ानी हो पड़ेगी, मतलब पारदर्शिता को बढ़ाना पड़ेगा। पैक्स के गठन के लिए सहकारी बैंकों को आगे आना होगा। देश की 3 लाख ग्राम पंचायतों में पैक्स का गठन करने का प्रस्ताव है, जिससे आगे बढ़ाने के लिए सहकारी बैंकों को आगे आना होगा। इसके बारे में कहा गया है। और क्या है, कृषि ऋण बात करें, देश में लगभग 8.5 लाख सरकारी संस्थाएं जिनमें से 1.78 लाख अलग अलग प्रकार के क्रेडिट सोसाइटीज हैं। कृषि ऋण के क्षेत्र में 34 राज्य सहकारी बैंक हैं जिनकी 2000 से ज़्यादा शाखाएँ हैं, जबकि 351 जिला सहकारी बैंकों की 14,000 शाखाएँ हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा। चलिए हमारा एक लास्ट होगा, वो हेल्थ सेक्टर में होगा। शिक्षा, रोजगार और संपर्क से मानसिक स्वास्थ्य रहता है। अच्छा क्या है, तो क्लब, धार्मिक कार्यक्रम, खेल या कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य जो है लंबे समय तक बेहतर रहता है। 26 वर्ष की उम्र तक शैक्षिक उपलब्धि, व्यवसाय और अध्ययन में लगनशीलता मस्तिष्क के संज्ञानात्मक रिजर्व को प्रभावित करती है। कृपया इसको देख लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे आप सभी लोग। तो हमारा आज का जो आर्टिकल्स थे बहुत ही जो इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में मैंने चर्चा की है। वहाँ आप पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि मेंस के स्तर पे, इंटरव्यू के स्तर पे, पीटी के स्तर पे भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आपको हल करने में आसानी मिलेगा, आसान रहेगा, नोट्स बनाया हुआ रहेगा। तो और आप लोग क्या करें कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।